हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गेडीफाई पर। आज हम लोग वीकली चैलेंज करने जा रहे हैं जो कि है पहला वीकली चैलेंज। यहाँ पर टोटल आपके पास बैक टू बैक 40 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। आपको उन 5 सेकंड के अंदर में ही उसको आंसर करना है और खुद को नंबर देने हैं। ग्रेडिफाई वीकली चैलेंज वीक का रैंकिंग सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने 20 से 27 के बीच में स्कोर किया है तो आप एक फास्ट लर्नर हैं। 28 से 33 के बीच में स्कोर किया है तो आप एक राइजिंग स्टार हैं। 34 से 39 के बीच में आपने स्कोर किया है तो एग्जाम रेडी हैं। और 40 आउट ऑफ 40 आपने लाया है तो आप एक ग्रेडिफाई लेजेंड है। अगर आपका स्कोर 20 के नीचे रहता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैलेंज में आप और अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा और अपना स्कोर बूस्ट करिएगा और एक दिन जरूर आप ग्रेडिफाई लेजेंड बन जाएंगे। मंडे टू थर्सडे में डेली चैलेंज करते हैं जहां पर हर वीडियो में 10 क्वेश्चन आते हैं और उनको भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलता है। नेक्स्ट वीक से मंडे से फिर से वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीकली चैलेंज को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका स्कोर कहां पर है। बेस्ट ऑफ लक। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ ब्रिक स्ट्रक्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉकयार्ड मेंट फॉर बर्थिंग शिप्स एंड हैंडलिंग कार्गो। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई है जो जहाजों को खड़ा करने और कार्गो को संभालने के लिए बनाई गई थी। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, स्टार्ट होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन्स एंड सिटीज। सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है सिटाडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इट वॉज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज, नेक्स्ट ऑप्शन है इट वॉज यूज फॉर फार्मिंग, थर्ड है इट वॉज यूज एज द वाटर टैंक ऑफ द सिटी एंड फोर्थ ऑप्शन यूज किया गया इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। तो 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इट वॉज प्रोबेबली यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। ठीक है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वुड बी सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को देखने के लिए उपयुक्त होगा। तो 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बनावली। अगला सवाल। इन विच हड़प्पन साइट वॉज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड। किस हड़प्पा स्थल में एक पक्का स्नान घर पाया गया था। तो 5 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहेंजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर ऑल्टर्स वेर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज। निम्नलिखित में से किन हड़प्पा शहरों के समूहों में अग्नि वेदियां पाई गई थी। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगन में एंड लोथल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो में खोजी गई पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का चित्रण नहीं है। तो 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लायन, यानी शेर का चित्रण नहीं है। ठीक है, सील पर डिपिक्ट नहीं किया गया है। अगला सवाल। द आयरन एज साइट नेम्ड टेकवाड़ा इज लोकेटेड इन डैश। टेकवाड़ा नामक लौह युग का स्थल कहां स्थित है। तो 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ड्रेन्स एग्जिटिंग फ्रॉम मोहेंजोदारो
had dash doors that were probably closed at night to prevent vagrants or negative elements from entering the city through that access. मोहनजोदारो से बाहर निकलने वाले नालों में डैश दरवाजे लगे थे जिन्हें शायद रात में बंद कर दिया जाता था ताकि आवारा लोगों या बुरे तत्वों को उस रास्ते से शहर में घुसने से रोका जा सके। तो ये किस चीज का बना होता था? ठीक है, टाइम शुरू होता है अब। तो वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, वुडन। ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द आयरन एज? लौ युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस। बड़े शहरों की स्थापना बड़े अधिशेष के आधार पर हुई थी। दूसरा है द सेरामिक एसोसिएटेड विद दिस एज वॉज पेंटेड ग्रेवेयर। इस युग से जुड़ा सिरेमिक पेंटेड ग्रेवेयर था। और तीसरा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द आयरन एज। सिंधु घाटी सभ्यता लौ युग के दौरान फली फूली। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो आपको आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2। पहला सवाल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड डैश। भारतीय संविधान ने स्थापित किया है डैश। तो उन्होंने क्या स्थापित किया, इस 4 ऑप्शन बताना है। 5 सेकंड टाइमर देता हूं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, स्वतंत्र न्याय प्रणाली को दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही हुआ है तो आप अपने आपको 1 मार्क दीजिएगा, गलत हुआ है तो कोई मार्क नहीं दीजिएगा, 0 ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, 5 सेकंड देता हूं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स व्हाट? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ क्या है? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द स्टेट डज नॉट प्रोमोट एनी रिलीजन। राज्य में यानी स्टेट के यहाँ पे बात हो रहा है, मतलब कंट्री की बात हो रहा है, तो कंट्री किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यही सेक्युलरिज्म का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, दोहरी नागरिकता ये फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और उनको भी चैलेंज करिएगा इस वीडियो के लिए। और हाँ, पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल लिंक्स आपसे मिस ना हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान के किस वर्ष में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंसेस इज करेक्ट एज पर द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो 5 सेकंड आपको देता हूं मैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये सीक्वेंस को आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, ये सारे क्वेश्चन PYQ है, मतलब सब एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल एंथम adopted in its हिंदी वर्जन by the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किस वर्ष
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1950 में, ठीक है, 1950 में। अगला सवाल, ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड अ टोटल ऑफ 11 सेशंस विथ सिटिंग्स स्प्रेड ओवर हाउ मेनी डेज? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए थे, जिनकी बैठकें कितने दिनों तक चली थी? तो 5 सेकंड है आपके पास बताने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 165 डेज, ठीक है, 165 डेज यानी 165 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 5 सेकंड बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that this variety in the amending process is wise but is rarely found? भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन शायद ही कभी पाई जाती है? तो ये किसने कहा था? 5 सेकंड बताइए हमको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केसी वेयर, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। जियोइड पृथ्वी का डैश है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 5 सेकंड मिलता है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेप है, ठीक है, अर्थ का शेप जियोइड है इसलिए वो बताया गया जियो शेप होगा उसका, ठीक है, आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज बाय फार the closest dwarf planet orbiting at only 2.8 times Earth's distance from the sun? सूर्य से पृथ्वी की दूरी के केवल 2.8 गुना पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश is a cloud of dust and gas inside a galaxy dash किसी आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस का बादल होता है। 5 सेकंड शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेबुला। नेबुला क्या है? इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टिलेशन best seen in the northern hemisphere during the summer and fall months around September is called what? सितंबर के आसपास ग्रीष्म और शरद ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देने वाला विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल कौन सा है? तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिग्नस, ठीक है। Next question, the color of the surface of Mars is red because of the presence of large amounts of chemical compounds in it. What is the name of that compound? मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में एक रासायनिक यौगिक पाया जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है? 5 सेकंड मिलते हैं आपको करेक्ट आंसर देने के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ओके, और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस? विस्तारित ब्रह्मांड यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स परिकल्पना किसने दी? 5 सेकंड है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडविन हबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन 310 ईयर्स एट अ डिस्टेंस बिटवीन 38.5 टू 53 AU? कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 AU की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की
परिक्रमा करता है? तो 5 सेकंड है आपके पास करेक्ट आंसर देने के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माके माके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून। जब पृथ्वी जो है वो सन और मून के बीच में आता है तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तब ल्यूनर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कैलकुलेटेड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाय स्टडीइंग द ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस इन द मोशन ऑफ यूरेनस? यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण जनित विक्षोभों का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह की अनुमानित स्थिति किसने ज्ञात की थी? ठीक है, तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उर्बैन जीन जोसेफ ले वेरियर, इन्होंने कैलकुलेट किया था नेपच्यून का डिस्टेंस। ओके, अप्रोक्सीमेट लोकेशन उन्होंने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements most accurately describe the Saturn? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से पहला ऑप्शन बोला इट इज अ गैस जायंट मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैसियस विशाल ग्रह है तथा इसका घनत्व जल से कम है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इट्स सरफेस इज रेडिश इन कलर। ठीक है, इसकी सतह जो है वो रंग जो है वो लाल है। थर्ड ऑप्शन है इट वॉज द 7th प्लैनेट डिस्कवर्ड इन द सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल में खोजा गया 7वां ग्रह था। इट्स क्लाउड लाइक आउटर रीजन कंसिस्ट ऑफ मीथेन इन द गैशियस फॉर्म एंड अमोनिया इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसके बादलनुमा बाहरी भाग में गैसीय मीथेन और क्रिस्टलीय अमोनिया पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, आपको 5 सेकंड में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैसीय विशाल ग्रह है तथा इसका घनत्व जल से कम है। इट इज अ गैस जायंट मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स। इन दिस एग्जाम्पल कॉटन इज विच टाइप ऑफ गुड? कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स दिस इज नोन एज डैश। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कोई भुगतान नहीं करता तो इसे क्या कहा जाता है? तो 5 सेकंड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्री राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है? तो आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली ए। ठीक है, सिर्फ डिफेंस का ही वो ऑब्जेक्ट है जो पब्लिक गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is included while calculating national income in India? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 5 सेकंड का टाइमर ऑन करता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following documents provides a framework, rules and regulations for setting up public and private industries in India? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना हेतु रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? तो टाइमर ऑन करता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, औद्योगिक नीति। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी चैलेंज करिए इस वीडियो के लिए। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी? विकास के उच्च स्तर पर अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में अपेक्षाकृत कम योगदान देता है? तो 5 सेकंड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील ड्यूरिंग 1990 टू 91 वेयर डैश रेस्पेक्टिवली। 1990 से लेकर 1991 में इस्पात उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी थी? तो स्टील का कितना था पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में? आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 45% एंड 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? पहला है प्रोडक्शन ऑफ राइस, सेकंड है इंपोर्ट ऑफ क्लोथ एंड तीसरा है चेंज इन कैपिटल। निम्नलिखित में से किसे प्रवाहचर यानी फ्लो वेरिएबल का उदाहरण माना जा सकता है? पहला है चावल का उत्पादन, दूसरा है कपड़े का आयात और तीसरा है पूंजी में परिवर्तन। तो 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों के तीनों ही कंसीडर कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, प्रवाहचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ गिवन ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है? तो 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीडीपी। ठीक है, सरल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र तथा रोजगार की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक बार मैं ऑप्शन सबके लिए पढ़ देता हूं। द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी। रोजगार का अनुपात काफी घट गया है लेकिन जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी नहीं घटी है। अगला ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। कृषि क्षेत्र तथा रोजगार क्षेत्र दोनों का अनुपात जीडीपी में काफी बढ़ गया है। तीसरा ऑप्शन है the proportion of both the agriculture sector and employment in GDP has declined significantly. GDP में कृषि क्षेत्र तथा रोजगार दोनों का अनुपात काफी घट गया है। और आखिरी ऑप्शन है the proportion of GDP contributed by the agricultural sector declined significantly but not the employment depending on the agriculture sector. कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान काफी घट गया है लेकिन कृषि पर निर्भर रोजगार उतना नहीं घटा है। तो आपके पास 5 सेकंड है इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, किसी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान काफी घट गया है लेकिन कृषि पर निर्भर रोजगार उतना नहीं घटा है। इसी के साथ होता है चैलेंज कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया आया होगा। आपका जो भी स्कोर है और रैंक है उसे लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको रैंकिंग पैटर्न समझा दिया है। मान लीजिए अगर आपने 35 स्कोर किया है तो 35 आउट ऑफ 40 लिखकर उसके साथ एग्जाम रेडी लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उनको भी चैलेंज करिए वीडियो के लिए और जानिए कि उनका स्कोर क्या है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैलेंज वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले चैलेंज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।